हेलो। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9, जो चैप्टर का नाम है बच्चों घर्षण। घर्षण क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। आपको बताते हैं घर्षण दो संपर्क पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का क्या करता है, विरोध करता है। सापेक्ष गति का विरोध करता है। सापेक्ष गति का विरोध करता है। आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालकों को अपने वाहन को बंद करते देखा होगा। आपने देखा होगा कि जो ट्रैफिक सिग्नल होता है वहाँ पे क्या करते हैं, जो कार चलाने वाले, ट्रक चलाने वाले जो चालक होते हैं उनको क्या करते हैं, अपने वाहन को, जो अपना ट्रक है उनको धीमा 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 करते देखा होगा। वाहन को जो धीमा करते में बंद करते देखा होगा। जब आवश्यकता होता है, जब भी आवश्यकता होता है तो आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को बंद करते हैं। क्या करते हैं, बंद करते। अभी मार्केट जाते हुए साइकिल से, तो साइकिल से जाते समय क्या करते होंगे कि जहाँ भीड़ होता है अभी क्या होता है, धीरे धीरे ब्रेक लगाते होंगे। अपनी साइकिल का जो स्पीड तेज था उसको क्या करते, कम करते। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन बंद क्यों हो जाता है? ब्रेक लगाने पर जो हमारा वाहन है, जो साइकिल है, वो धीरे क्यों हो जाती है, धीमे क्यों हो जाती है? केवल वाहन ही नहीं बच्चों, केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है तो उस स्थिति में बंद हो जाती है। क्या होती है? केवल वाहन को ही छोड़, वाहन ही नहीं, सबको, मतलब कोई बहुत सी वस्तु, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है, पृष्ठ पर गति कर रही होती है तो उस स्थिति में बंद हो जाती है। जब कोई वस्तु बाहरी बल न लगाए, अंततः वो रुक जाती है। बाहरी बल न लगाए तो क्या अंततः क्या रुक जाती है, या अपने आप फर्श पर लुढ़कती गेंद की कुछ समय पश्चात रुकते देखा होगा। लुढ़कती गेंद, अपने कभी फर्श पर गेंद को डगराते या लुढ़काते समय देखते हुए कुछ समय पश्चात रुक जाती है। केले के छिलके पर आपने देखा होगा, केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? किसी चिपकने तथा गीले फर्श पर चलना कठिन क्यों होता है? चिपकने तथा गीले फर्श पर चलना कठिन क्यों होता है? ये सभी प्रोसेस, जो भी हमने क्रिया देखे हैं, सारे घर्षण के कारण होते हैं। क्या होते हैं? घर्षण के कारण होते हैं। घर्षण के क्या होते हैं? कारण होते हैं। आपको बताएं कि जो घर्षण के सारे क्या होते हैं? कारण होते हैं। इस अध्याय में क्या करें, इस अध्याय में आप इसी प्रकार के प्रश्नों को उत्तर को पढ़ेंगे। हम लोग आज घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। घर्षण क्यों होता है, जिसके कारण हमारी साइकिल को हम ब्रेक मारते ही रुक जाती है। हमारे जो हम केले के पैर, जो केला हमारे पैर के नीचे पड़ता है तो हम क्यों फिसल जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और अगला टॉपिक है घर्षण बल। घर्षण बल क्या है उनके बारे में। तो इससे पहले घर्षण बल समझने से पहले क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप में 9.1 में कि मेज पर रखी किसी पुस्तक, का चित्र भी दिखा रहे हैं, को धीरे धीरे धकेलना। क्या करना है? मेज पर रखी किसी पुस्तक को धीरे धीरे धकेलिए। आप यह भी देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर रुक जाती है। आप ये भी देखेंगे, आप किसी पुस्तक को लेकर मेज पर रखिए, उसको धीरे धीरे धकेलिए, कुछ देर तक चलकर रुक जाती है। यह इस क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराना। आपके एक बार इस साइड जैसे बुक है, एक बार इधर से और दूसरी बार इधर से। ठीक है। विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। क्या आप इस बार पुस्तक रुक जाती है? क्या पुस्तक रुक जाती है? क्या आप इसका स्पष्टीकरण साच सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगाना चाहिए? गति का विरोध करने के उस पर कोई बल लगाना चाहिए। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। मेज पर रखी जो पुस्तक थी उसको हम धीरे धीरे धकेल लेते हैं। आपने देखा कि कुछ दूरी चलकर क्या रुक गई, कुछ दूरी चलकर वो रुक गई। फिर उसको हम दिशा बदलकर विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराएं तो क्या इस बार पुस्तक रुक जाती है? इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं कि क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगाना चाहिए था? गति का विरोध करने उस पर कोई बल लगाना चाहिए। इस घर्षण को हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल कहते हैं।
देखिए फिगर ए तथा बी पुस्तक तथा फर्श के पुस्तक ए तथा फर्श के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता था। क्या करता था, जो पुस्तक थी जो रुक जाती थी वो क्या थी, दो पुस्तक तथा जो फर्श था, जो मेज का फर्श था, उसकी क्या सापेक्ष गति का विरोध करती। आपको बताए हैं जो घर्षण होता है, घर्षण का परिभाषा होता है, तो घर्षण दो संपर्क पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। जैसे एक पृष्ठ क्या, इसका जो हमारा बुक है उसका जो सरफेस है वो एक पृष्ठ हो गया, दूसरा पृष्ठ हमारा क्या है, ये मेज क्या है, दोनों सापेक्ष गति का विरोध कर रहा है। घर्षण के कारण जो हमारी बुक है वो क्या, कुछ दूर चलकर रुक जाती है, कुछ दूर चलकर क्या रुक जाती है। आपने देखा है कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं, आपने देखा है कि बाईं दिशा में आप बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। आपने देखा है कि यदि हम बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो जो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। दोनों स्थितियों में क्या होता है, हमने देखा कि जब हम पुस्तक को बाईं की तरफ से बल दे रहे थे तो उसको घर्षण दाईं की तरफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जब हम दाईं दिशा की तरफ से बल लगाते थे पुस्तक को तो घर्षण बाईं दिशा की तरफ दिखाई देता। तो दोनों स्थिति में क्या था, स्थिति में घर्षण पुस्तक को गति का विरोध करता था। दोनों स्थिति में घर्षण बल सदैव बल लगाए गए बल का विरोध करता है। घर्षण क्या करता है, लगाए गए बल का विरोध करता है। क्या होता है, विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठ के बीच कार्य करता है। हमने जो एग्जाम्पल देखे थे मेज और पुस्तक के बीच में जो क्रियाकलाप किए थे, घर्षण बल क्या था, घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठ के बीच कार्य कर रहा था। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या पृष्ठों के नीचे चिपकने पर निर्भर करता है? आइए इसको पता करते हैं कि सभी पृष्ठ जितने भी हैं सतह उन पे समान घर्षण बल लगता है। क्या यह पृष्ठों के चिपकने पर भी निर्भर करता है? आइए इसको पता है। अब हमारा अगला टॉपिक है 9.2 घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। घर्षण को प्रभावित करने वाला, हमने घर्षण बल के बारे में देख लिया। अब हमने घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, किन किन कारकों से घर्षण प्रभावित होता है उनके बारे में देखेंगे। इसमें एक क्रियाकलाप देखते हैं कि किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधना। क्या करना है आपको, किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधना है। इस ईंट को कमानीदार तुला लेना है, तुला से खींचिए। आपको क्या करना है, इस ईंट के चारों ओर से एक डोरी बांध दीजिए और इस ईंट को कमानीदार तुला से खींचिए। क्या करना है, खींचिए। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। क्या करता है, खींचने के लिए आपको ईंट को कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे ईंट गति करना आरंभ करता है तो कमानीदार तुला का पाठ्यांक लेना है। क्या करना है, कमानीदार तुला का पाठ्यांक लेना। इससे आपको उस घर्षण बल पे माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठ के बीच लगता है। आप क्या करेंगे, एक ईंट लेना और उसको चारों तरफ से रस्सी ईंट की डोरी से बांध देना। इस डोरी से क्या करना, बांध देना और एक कमानीदार तुला से खींचना है। आपको जब आप खींचना स्टार्ट जब ईंट आपका गति करना आरंभ कर दे, स्टार्ट कर दे, तो कमानीदार तुला का पाठ्यांक लेना है, कितना हुआ है। इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी। क्या होगी, जो मान प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठ के पीछे लगता है उसका मान प्राप्त होगा कमानीदार तुला से। अब इस ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटना है। क्या करना है, अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटना है और क्रियाकलाप को दोहराना है। क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांक में कोई अंतर पाते हैं? इस अंतर का क्या कारण हो सकता है कि ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेटकर इस क्रियाकलाप को दोहराना। आप देखते होंगे अगर कोई हम जैसे प्रैक्टिकल देखते हैं, अगर हम ईंट पर चारों तरफ से रस्सी डोरी बांध दे और उसके बाद खींचे, जो हमारा ईंट है वो धीरे धीरे खिसकेगा। क्या होगा, जो ईंट है फर्श की सतह और जो ईंट का जो सरफेस है उसमें थोड़ा घर्षण कम लगेगा। क्या होगा, घर्षण ज़्यादा लगने की वजह से वो धीरे धीरे खिसकेगा। घर्षण ज़्यादा लगने की वजह से धीरे धीरे, जैसे ही हम उस पर ईंट में प्लास्टिक लगा दें और प्लास्टिक लगाने के बाद उसको हम रस्सी से बांध दें और बांधने के बाद खींचे, तो जो हमारा ईंट है और जो हमारा सरफेस है, जो सतह है
फर्श है, फर्श का सतह और जो ईंट का सरफेस है, ईंट का सरफेस, उसमें जो देखेंगे घर्षण बहुत कम लगेगा। उस सड़ा जल्दी से हम उसको खींच सकते हैं, आसानी से ही खींच सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम जूट का रस्सी का प्रयोग करते हैं, जूट का रस्सी का प्रयोग करेंगे और जूट का एक टुकड़ा लपेट कर क्रियाकलाप करेंगे ईंट पर, तो क्या होगा, तो उसमें घर्षण बल थोड़ा कम लगेगा, अ, थोड़ा कम लगेगा। इसकी अपेक्षा जो पॉलीथीन की अपेक्षा थोड़ा कम लगेगा, थोड़ा कम लगेगा। सबसे ज़्यादा घर्षण कब लगेगा, हम ऐसे ईंट को बस डोरी में बांध के खींचेंगे तो घर्षण बल, लेकिन जब हम प्लास्टिक लपेट कर करेंगे तो थोड़ा घर्षण बल कम लगेगा। लेकिन जब हम जूट का टुकड़ा लेकर लपेट कर ईंट को खींचेंगे तो क्या होगा कि जो उसमें घर्षण थोड़ा कम लगेगा। ठीक है। देखिए ये है कमानीदार तूला। कमानीदार तूला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। कमानीदार तूला वह युक्ति होता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। ठीक है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है। क्या होती है इसमें, एक क्या कुंडलित कमानी, जिसमें बल लगाने पर प्रयास हो जाता है, जिसमें बल लगाने पर प्रयास होता है, प्रसार होता है। कमानीदार तुला वह युक्ति होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। ठीक है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार मतलब फैलता है, मतलब प्रसार हो जाता है, मतलब फैल जाता है। ठीक है। कमानी के इस प्रसार का माप इससे आंशिक पैमाने पर चलने वाले संकेतों के द्वारा प्राप्त की जाती है। जो इस प्रसार को हम कैसे फैल रहा है इसको देखने के लिए जो मानसिक पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा पता कर सकते हैं। ठीक है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है। पाठ्यांक द्वारा बल का जो परिमाण है प्राप्त होता है। देखिए ये है कमानीदार तुला। क्या है कमानीदार तुला? इसमें हम देखते हैं कि किसी वस्तु पर इतना बल लग रहा है, ये पाठ्यांक लिखा हुआ है। ठीक है। एक और क्रियाकलाप देखते हैं। आपको करना है किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई आना समतल बनाने क्या करना है। आपको क्या करना है, किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई एक आना समतल बनाइए। इसके लिए आप ईंट के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता का उपयोग कर सकते हैं। क्या करना आपको, एक किसी में चिकने फर्श अथवा किसी मेज का कोई एक आना समतल बने, इसके लिए आप ईंट के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता का उपयोग कर सकते हैं। किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज का कोई एक अनंत समतल बनाइए। इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अनंत समतल कि किसी बिंदु ए पर पेन की कोई चिन्ह अंकित कीजिए। क्या करना, बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल सेल इन बिंदुओं के नीचे लुढ़कने दीजिए। आपको क्या करना है, कोई पेंसिल सेल इस बिंदुओं से नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करता है, रुकने से पूर्व मेज पर कितनी दूरी तय करता है, इस दूरी को नोट करना है। ठीक है। अब जैसे देखिए फिगर में दिखाया गया है, फिगर में कि मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए। क्या करना है, मेज पर कोई कपड़ा बिछा दिए, सुनिश्चित कीजिए कि कपड़े में सिलवट न हो। क्या हो, सिलवट न हो। उपरोक्त क्रियाकलाप को फिर से कीजिए। ठीक है। मेज पर रेत की पतली परत बिछाकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। समस्त क्रियाकलाप में अनंत समतल बल को ढलान को समान रखना है। आपको क्या करना है, एक फिगर में क्या करें कि ये जैसे फिगर बनाया गया है, एक लकड़ी का तख्ता लेना, उसको तिरछे साइड में कर इस तरफ बना लेंगे और हम यहाँ करेंगे एक बिंदु बना देंगे जहाँ से हम उसको डगराएं कि किसी चीज़ को हम लुढ़काएं तो आसानी से लुढ़क सके। ठीक है।
हम पेंसिल को यहाँ पे क्या करते हैं कि जब हम पेंसिल को ऐसे टकराते हैं, लुढ़काते हैं, तो पेंसिल क्या आसानी से वो निकल जाती है, आसानी से अधिक दूरी तय कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम कपड़ा बिछाकर करते हैं तो क्या होता है कि जो पेंसिल हमारी है लुढ़काते समय क्या होता है कि यह पेंसिल ज़्यादा दूरी तय नहीं करती है, ज़्यादा दूरी नहीं करती। इसका मतलब यह हुआ जो जो कि जो पेंसिल है और जो पेंसिल का जो सतह है और जो मेज का सतह है, दोनों के बीच का घर्षण जो लगने के कारण वो क्या हो रहा है, फिसल रही है। जैसे आपको पता है कि जो पेंसिल है और पेंसिल और ये पेंसिल और जो मेज का सरफेस है उसमें घर्षण बल कम लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा पेंसिल है वो ज़्यादा दूरी तय करते हैं। लेकिन जैसे ही आपको पता है कि ये जो हमारा हम जो एक कपड़ा बिछाए थे, कपड़ा बिछा कर उसके बाद हम पेंसिल को लुढ़काते हैं बिंदु ए से, तो क्या होता है उस समय दूरी तय कम तय करती है। जैसे कहते हैं कि जो कपड़े में और जो कपड़े और पेंसिल दोनों पेंसिल और कपड़े की सतहों के बीच में घर्षण पर लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ज़्यादा लगने की वजह से क्या होता है हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारी पेंसिल ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पा रही है। किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है। अभी हमको बताएं कि हम कपड़ा को जो बिछाकर पेंसिल को लुढ़काए थे तो उस समय क्या होता दूरी तय की थी, दूरी कम तय की थी। सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियों को भिन्न भिन्न क्यों होती है। जो सेल से हमने पेंसिल लिए थे, लेकिन हमको यहाँ पर सेल लेना है। जो सेल द्वारा हर बार तय की गई जो दूरियां थी वो भिन्न भिन्न क्यों थी, अलग अलग क्यों थी। इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसका कारण जानने के लिए अपने परिमाण पर चर्चा कीजिए। हमने चर्चा करके बताया है कि जो क्या सेल द्वारा चली गई दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। सेल द्वारा चली गई दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है। जो क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का जो चिकनापन भी दूरी को प्रभावित करता है। वो जो जानना चाहती कि मैं इस क्रियाकलाप को सेल पर रेगमाल का टुकड़ा लपेट कर करूंगा। घर्षण और संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। आपको पता है कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं, उनमें बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती है। दो पृष्ठों की अनियमितता एक दूसरे को भीतर धंस जाती है। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इसे अंत में बंधन पर पार करने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुदरे पृष्ठों पर अनियमितताएं अधिक संख्या में होती है। अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है। हमने देखा है कि जो घर्षण है और संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होती है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने होते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती है। दो पृष्ठों की अनियमितता एक दूसरे के भीतर धंस जाती है। जैसे फिगर इसमें देखिए कि जो हम पेंसिल जो फर्श है, जो हमारा मेज है वो क्या चिकना है। जो हमारा सेल भी है वो भी चिकना है। क्या होता है, सेल भी क्या चिकना है। जो इनमें घर्षण की अनियमितता गति काफी कम है। कम होने की वजह से, चिकनी होने की वजह से क्या होता है, इनमें जो हमारी सेल थी वो अधिक दूरी तय की थी। क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि जो हमारा घर्षण है, घर्षण के स्पर्श की सतह पर निर्भर करता है। ठीक है, दो सतहों के बीच निर्भर करता है। जैसे ये फर्श है, जो हमारा घर्षण है इसमें क्या होता है, घर्षण बल कम लग रहा है क्योंकि चिकनी होने की वजह से घर्षण बल कम लग रहा है। जैसे ही हम इसमें कपड़ा को बिछा कर किए थे तो उस समय क्या हुआ, तो उसमें
जो चीज़ खुरदरे होते हैं, देखिए इसमें लिखा है जब हम किसी पृष्ठ के दूसरे पृष्ठ पर गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें बंधन पार करने के लिए बल लगाना पड़ता है। खुरदरे पृष्ठों पर अनियमितता क्या अधिक होती है, क्या होती है? जो चिकने पृष्ठ होते हैं उनमें अनियमितताएँ कम होती है, लेकिन जो खुरदरे पृष्ठ होते हैं उनमें अनियमितताएँ अधिक होती है। अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण अधिक बल लगता है, अधिक होता है, ठीक है? जैसे आपको पता है जो ये कपड़ा है हमारा कैसा खुरदरा टाइप का अनियमितताएँ रुक्ष है। अ इसकी वजह से जो हमारा जो सेल था उसको हम जब उसको लुढ़काए थे तो वो अधिक दूरी तय नहीं किया, यानी मतलब घर्षण बल यहाँ पे अधिक लग रहा है, ठीक है? अधिक बल लगने की वजह से वो अधिक दूरी तक तय नहीं कर सका। देखिए ये पुस्तक है, मेज पर रखा गया है। देखिए ये पुस्तक को मेज पर रखा, देखिए पुस्तक का पृष्ठ और जो मेज की अनियमितता है, मेज का जो पृष्ठ है उनकी पृष्ठ के बीच की अनियमितता दिखाया गया है, अनियमितता को दिखाया गया है। हमने यह भी सीखा है कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतर्बंध के कारण घर्षण होता है। क्या होता है? हमने ये भी सीखा है कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतर्बंध के कारण घर्षण होता है। क्या होता है? अंतर्बंध के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठ का बलपूर्वक दाब लगाए तो यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दाब लगाए तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। क्या होगी? अगर बलपूर्वक दाब लगाए तो घर्षण में क्या वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप भी किसी चटाई को उसी समय भी खींचकर कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति नहीं बैठा हो, जब कोई व्यक्ति उस पर न बैठा हो तब तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो, ठीक है? आपको क्या करना है कि हमने सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं को अंतर्बंध के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाए तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप भी कर सकते हैं। अगर चटाई आप किसी चटाई को उस समय खींचकर रख सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति न बैठा तथा और जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा उस पर भी आप कर सकते हैं। अब देखेंगे कि जब चटाई पर कोई न बैठा हो तो आप चटाई को आसानी से खींच लेंगे, लेकिन जब कोई उस पर बैठा हो तो अधिक बल लगाकर खींचना पड़ेगा। बॉक्स को गतिमान करने के लिए लगातार धकेलना पड़ता है, ठीक है? जब अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। देखिए इसमें जो लड़का है, फिगर में अभी ऊपर देखे थे कि जो लड़का था कि एक बहुत बड़ा बॉक्स है, उसको क्या एक जगह से दूसरे स्थान पर सरका रहा है, ठीक है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या सरका रहा है। यदि आपको इस प्रकार कोई अनुभव नहीं है तो यदि आपको इस प्रकार कोई अनुभव नहीं किए हैं, चाहे कोई सामान को ठोकर एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले गए हैं, तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए, ठीक है? आपको क्या करना है, कौन सा कार्य आसान है, कौन सा कार्य में ज़्यादा समय लगता है, ठीक है? विरामावस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा पे सरकाना, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति में प्रारंभ करने की स्थिति घर्षण पर पार करने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाले बल को स्थिति घर्षण की माप होगी। क्या होती है? स्थिति घर्षण की माप होगी। क्या होगी? स्थिति घर्षण की माप होगी। मैंने बल के बारे में, अब हम बल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे बल के प्रकार के बारे में क्या पढ़ें, ठीक है? बल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए क्या होता है कि जब यदि आप इस प्रकार का अनुभव किए तो इस प्रकार के अनुभव कीजिए कि कौन सा आकार आसान है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना है, मान लीजिए कोई वस्तु एक जगह रखी, उसको हमको क्या करना है, बॉक्स को गतिशील करना है, अतः किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना, उसी दिशा में थोड़ा सा खिसकाना या सरकाना हो तो किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाले बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। क्या होती है? स्थैतिक घर्षण की माप होती है कि आपने देखा जो कोई वस्तु विरामावस्था में उसको गति स्थिति क्या होता है, विरामों में है तो गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाले बल
जो लगाया जो बल वो कहते हैं स्थैतिक घर्षण की माप होती है। स्थैतिक घर्षण की माप इसके विपरीत किसी वस्तु को उसकी चाल में गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। तो सर्पी घर्षण की माप कोई वस्तु है, इसके क्या होता है कि जो इसमें कोई वस्तु किसी वस्तु को उसकी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। अब भी हमने स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण के बारे में पढ़ा है। तो आपने देखा कि स्थैतिक घर्षण में क्या होता है कि जो कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसको विरामावस्था में स्थिति में है तो उसको करने से क्या होता है, उसको हम स्थैतिक घर्षण में क्या होता है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है, विरामों में है, उसको गति को स्टार्ट करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने की वस्तु पर लगाए जाने वाले बल स्थैतिक घर्षण होते हैं। क्योंकि जो उस वस्तु विरामावस्था है उसमें अधिक बल लगाकर क्या करते हैं, उसको गति में लाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई वस्तु गतिशील है, जैसे कोई वस्तु गतिशील कोई वस्तु के उसी चाल से गतिशील रखने के लिए अब आवश्यक बल होता है, उस पर लगने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। लगने वाले आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण से माप होती है। ठीक है, आपको समझ में आएगा स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जब बाग सरकना आरंभ कर देते हैं तो जब बॉक्स को सरकाना आरंभ कर देते हैं तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं पर उतना समय नहीं मिल पाता कि वह फर्श के संपर्क बिंदु से धंस सके अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। क्या होता है, जब कोई वस्तु जब बॉक्स को हम सरकाना आरंभ करते हैं तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं में उतना समय नहीं मिल पाता है, उसके पृष्ठों के संपर्क बिंदु में उतना समय नहीं मिल पाता है कि वे फर्श के संपर्क बिंदु से धंस सके और अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। हमको पता है कि जो स्थैतिक घर्षण थी उसमें क्या होता था, वस्तु विरामावस्था में उस पर हम उसको गति में लाने के लिए क्या करते, अधिक बल लगाते थे। अधिक बल मतलब अधिक घर्षण लगाते थे, जिसके अधिक घर्षण होता था, अधिक बल लगाने की वजह से उसको हम स्थैतिक घर्षण कहते थे। लेकिन जैसे ही वस्तु कोई भाग से चलना मतलब सरकना आरंभ कर दे, उस पृष्ठ पर संपर्क बिंदु में उतना समय नहीं लग पाता है जो फर्श के संपर्क में बिंदुओं में धंस सके तो अतः सर्पी घर्षण क्या होता है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण में क्या तो कुछ कम होता है, स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। आपको पता है इसीलिए किसी बॉक्स को गति में आरंभ करने की अपेक्षा पहले से गतिमान बॉक्स की जो गति है उसको बनाए रखने में सरल होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे घर्षण से। अभी तो हमने स्थैतिक घर्षण क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है और स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण वाले में पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन अब हम घर्षण के हानिकारक परंतु अनिवार्य क्यों है इसके बारे में, घर्षण हानिकारक तथा परंतु अनिवार्य क्यों इनके बारे में पढ़ें। ठीक है, जब आपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए, अब आप अपने कुछ अनुभवों की याद कीजिए कि किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसी कप पकड़े रखना आसान है। आपको याद करना है, अनुभव को याद कीजिए कि किसी कांच के गिलास तो किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़े रखना आसान है। मान लीजिए किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ, मान लीजिए कि किसी गिलास का जो बाहरी पृष्ठ चिकना अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी हो, तो क्या आप उसे अपने हाथ में पकड़ना आसान होगा? हाँ, आसान होगा अथवा अधिक कठिन हो जाएगा। जरा सोचिए, यदि घर्षण न हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा? घर्षण संभव हो पाएगा। आपको कह दे कोई एक गिलास लीजिए, शीशे का गिलास लीजिए और एक कुल्हड़ के गिलास मतलब मिट्टी के गिलास लीजिए। हाँ, और जो शीशे का गिलास है, मान लीजिए शीशे के गिलास के जो बाहरी सतह है उस पर जो हमारी तेल है उस पर कोई तेल लगा दिया जाए तो आपको जो शीशे की गिलास होगी या कुल्हड़ की गिलास दोनों पर तेल लगा दिया जाए तो जो शीशे की गिलास है उसको पकड़ेंगे तो थोड़ा फिसलने लगेगा। अगर घर्षण न हो तो फिसल जाएगा। ठीक है,
अब कुल्हड़ को, जो कुल्हड़ का गिलास है उसको पकड़ना उतना कठिन नहीं होगा कांच के गिलास की अपेक्षा। आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा। याद कीजिए, कि मार्बल के गीले फर्श पर अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन हो जाता है। आपको कभी कभी जाते हैं कि मार्बल का कोई अपने घर में फर्श होगा, मार्बल के गीले फर्श पर और कीचड़ वाली जो पगडंडियाँ होती है, पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? अगर घर्षण न हो तो उसमें चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप चल ही नहीं पाएंगे। यदि घर्षण न हो तो आपके पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते हैं। घर्षण न हो, पेन अथवा पेंसिल नहीं लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, पेन, जिस पेन से लिखते हैं उस पेन में क्या होता है, घर्षण होता है, जिसकी वजह से हमारे जिस पेन से हम लिखते हैं उस पेन तथा पेंसिल में क्या होता है, घर्षण ना होता तो हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि पेंसिल पे लिखते समय हम उसको ऐसे लिखते हैं तो क्या, तो उसके ऊपर घर्षण होता है। घर्षण की वजह से जो हमारे अक्षर होते हैं ना वो उभरते हैं। कहते हैं घर्षण की वजह से जो हमारे अक्षर होते हैं, पेंसिल का जो कलर होता है उस पर उभरता है। ठीक है, जब आपके शिक्षक चाक से या सांपट पर लिखते हैं तो जो सांपट का रुच रुच पृष्ठ रगड़ द्वारा चाक के कुछ कणों को उतार देते हैं। क्या होता है, जो आपका जो सांपट होता है वो कहता है थोड़ा सा रूखा टाइप का होता है। जो हमारे पृष्ठ जो चाक होता है, जो पृष्ठ पर रगड़ के द्वारा जो चाक होता है कुछ कणों को उतार देता है, कुछ कणों को क्या उतार देता है, जिससे वो लिखा हुआ अक्षर हमें स्पष्ट दिखाई देता है। श्यामपट पे क्या होता है, चिपक जाते हैं इस प्रकार, और इस प्रकार श्यामपट पर आपको लिखावट दिखाई देने लगती है। क्या होता है, दिखाई देने, यदि सड़क अथवा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न होता तो वाहनों को न तो गति आरंभ की जा सकती और न ही उन्हें रोका जा सकता। अगर आपको अगर घर्षण न होता बच्चों, तो जो हमारी सड़क पर जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं, उनके जो सड़क पर जो टायरों के बीच अगर घर्षण न हो तो वाहनों को नहीं तो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ना तो आराम की जा सकती है, और नहीं उसको रोका जा सकता है। और न ही हम उनको किसी दिशा में उनको ले जाना है, उसको दिशा को परिवर्तित चेंज नहीं कर सकते। घर्षण की वजह से हम देखते हैं कि भारी तब ज़्यादा भीड़ होने की वजह भीड़ है तो वहाँ पे कहते हैं हम सीधे क्या करते हैं, ब्रेक लगाकर धीरे धीरे अपने वाहन को रोक लेते हैं। घर्षण के द्वारा टायरों के बीच और जो सड़क के बीच क्या होता है, टायरों के बीच में घर्षण होने की वजह से हम वाहनों को रोक लेते हैं। अगर वाहनों में घर्षण न हो ना तो क्या होगा, न हो तो हम वाहनों को न तो उसको स्टार्ट ही कर सकते हैं, नहीं उसको रोक सकते हैं। जब अगर रुक गया, अगर स्टार्ट हो गया तो वो चलता रहेगा और दिशा को भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वो कभी भी नहीं रुकेगी। अगर घर्षण न हो तो यदि कोई वस्तु को हम इसको स्टार्ट कर दें तो वो कभी नहीं रुकेगी। यदि वहाँ घर्षण न हो तो आपकी दीवार में आप दीवार में कील ठोक पाते अथवा उस धागे में गांठ नहीं बांध पाते। अगर घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण भी नहीं हो सकता है। आपको पता है, जो हम आप जानते हैं कि जो कि आप दीवारों पर कील ठोकते हैं, कील को ठोकते होंगे तो देखते होंगे वो क्या धंस जाता है। अगर घर्षण न होता तो वो भी न हो पाता, वो दीवार में नहीं धंस पाता। और हम जैसे कोई धागा बांधते हैं, धागे में गांठ लगाने की प्रोसेस में भी क्या होता है, घर्षण होने की वजह से ही धागा बंध पाता है, गांठ लग पाता है। घर्षण के बिना कोई भी भवन का निर्माण भी नहीं हो पाता। घर्षण के बिना कोई भी भवन का निर्माण नहीं हो पाता। अब तो इसका हमने लाभदायक के बारे में, इसके विपरीत हम घर्षण की हानि के बारे में पढ़ें। ठीक है, घर्षण की हानि के बारे में थी। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है। आपको पता है, जो हमारी जो वस्तुएं होती है घर्षण के कारण घिसे, चाहे वो पेज, बॉल बेयरिंग अथवा जूते के सोल क्यों न हो। जैसे अभी तो हमें घर्षण के लाभदायक के बारे में, जो लाभदायक उनके बारे में पढ़े थे, लेकिन जब हम पढ़ेंगे घर्षण से क्या क्या हानि है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता है घर्षण के कारण बहुत सी वस्तुएं कभी खींच जाती है, चाहे वह पेज, बॉल बेयरिंग अथवा जूतों की सोल क्यों न हो। ठीक है, आपने इस फिगर में देखा है कि जो घर्षण के कारण क्या होता है, जो हमारे जूते की जो सोल है वो क्या खींची गई है। अब रेलवे स्टेशन पैदल
ऊपरी पुलों को घिसी पिटी सीढ़ियाँ देखी होंगी। घिसी पिटी ऊपरी रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरी 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 पुलों पर की घिसी पिटी सीढ़ियाँ देखी होंगी। घिसी पिटी सीढ़ियाँ देखी होंगी। घर्षण से ऊष्मा की उत्पन्न हो सकती है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। अब क्या करना है आपको क्या करना है बच्चों कि अपने हाथ उस घर्षण से क्या होता है ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपको उसको प्रैक्टिकल में करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपकी दोनों हथेलियाँ है उनको कुछ मिनट तक एक दूसरे के से रगड़ना होगा। एक दूसरे से क्या रगड़ना होगा कि आप कुछ अनुभव करते हैं कि जब आप माचिस की तिल्ली को किसी रुक्ष पृष्ठ पर रगड़ते हैं तो वो आग पकड़ लेती है। आप देखते हैं कि जो माचिस का जो डिब्बा होता है उसके साइड में क्या होता है कि रेड कलर की लेयर होती है। क्या होती है? रेड कलर की लेयर होती है। क्या होता है जैसे हम माचिस को जो हमारी काठी होती है उसको हम माचिस की तिल्ली से उस रेड कलर पे जैसे ही खींचते हैं मतलब रगड़ते हैं तो क्या होता है आग पकड़ लेती है। आग पकड़ लेती है क्योंकि रूख होने की वजह से जो माचिस का तिल्ली वो भी दोनों ही रूख हैं तो वहाँ पे घर्षण की वजह से क्या आग पकड़ लेती है तिल्ली में। ठीक है, आपने देखा होगा कि यदि विद्युत मिक्सर जो हमारे मिक्सर का कुछ भाग मिनट तक चलाने पर वो जार गर्म हो जाता है। क्या आता है आपने देखा होगा कि हमारे जो घर में मिक्सर हम यूज करते हैं उस मिक्सर में क्या करते हैं कुछ ही मिनट तक हम जब चलाते हैं मिक्सर को तो क्या होता है जार क्या होता है गर्म हो जाता है। जार क्या होता है गर्म हो जाता है। जब आप ऐसे वस्तुओं को उदाहरण दे सकते हैं जिनमें घर्षण द्वारा देखिए इनमें हाथों के रगड़ने से क्या होता है गर्मी का अनुभव होता है। और जैसे ये माचिस की तिल्ली है माचिस के डिबिया पे साइड में क्या होता है रेड कलर का परत लगा होता है जो रूखा होता है थोड़ा। और जो माचिस की तिल्ली से जैसे ही उस पर रगड़ खाता है ना वो आग जल जाता है। देखिए लिखा भी है कि घर्षण के कारण माचिस की तिल्ली को रगड़ने पर आग पकड़ लेती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है कहते हैं जिनमें घर्षण के द्वारा क्या होता है हमारा जार गर्म हो जाता है। जार गर्म हो जाता है तो आप ऐसे वस्तुओं को उदाहरण दे सकते जिनसे घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। वास्तव में क्या होता है जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से क्या होता है घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। घर्षण से जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उससे क्या होता है अधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने का उपाय की चर्चा करेंगे। जो घर्षण के कारण जो उत्पन्न ऊष्मा थी उससे क्या अधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती थी। और अब हम क्या करेंगे कि जो ऊर्जा नष्ट होती है उसको रोकने के लिए हम घर्षण को कम करने के लिए उपाय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है घर्षण बढ़ना और घर्षण को बढ़ाना अथवा घटाना कैसे उनके बारे में देखेंगे। जो ऊर्जा नष्ट होती थी ऊष्मा के कारण उसको हम कैसे उसको बचाएं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको घर्षण को बढ़ाना अथवा घटाने के बारे में पढ़ेंगे। घर्षण को कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे घटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले अनुभाग में आपने देखा होगा कि कुछ परिस्थितियों में कहते हैं घर्षण अवांछनीय थी कहते अनिवार्य था। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है जो आपका जूता होता है जो आप जूता पहन कर स्कूल जाते हैं उसमें क्या होता है कि जूते की तली में खांचेदार होती है खांचेदार होती है। क्यों होती है ऐसा कभी अपने अनुभव किया होगा कि जो हमारा जूता है पीछे मुड़ कर उसको देखते होंगे पीछे से कि वो जूते पर जो खाँच की डिजाइन बनी होती है। देखिए तो वो क्यों होता है उनके बारे में बताइए। खाँचे वाले जूतों की फर्श पर पकड़ बनाए रखने के लिए पकड़ बनाते जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायरों में क्या होते हैं खांचेदार होते हैं जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनी रहे। आपको पता है कि जो आपके जो जूते होती है उनमें खांचेदार होती है। खांचेदार इसलिए होती हैं कि जो खांचेदार है आपको चलते समय सुरक्षित रहे। क्या करते सुरक्षित रहे जो आपकी सड़क है और जूते का जो संपर्क है अच्छे से बने रहे। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारे वाहन होते हैं जो हमारी गाड़ी बस जितने भी हैं जैसे कार है ट्रक है बुलडोजर के जो टायर होते हैं ना उनमें भी खांचेदार होती है जिससे सड़क से उनकी पकड़ जो अच्छी बनती रहे।
देखिए आपका जूता है, किसी ब्रांड का होगा। देखिए ये कैसे खांचेदार डिजाइन बनाया गया पीछे। और जो ये टायर है, टायर में देखिए एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, दोनों तरफ से क्या एक खांचेदार संरचना बनाई गई है। देखिए जूते तथा टायरों की तलियों के खांचेदार बनाकर घर्षण अधिक किया जाता है। क्या होता है, घर्षण जितना अधिक लगेगा उसकी वजह से आप गिरेंगे नहीं। घर्षण बना रहेगा तो आप कहीं गिरेंगे नहीं। जैसे आपने देखा कोई फिसलदार चप्पल पहनते, फिसलने वाला चप्पल जो जिसका जो सोल होता है नीचे का वो चिकना होता है, चिकना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फिसलते ज़्यादा हैं, उनको गिरते ज़्यादा देखे होंगे। घर्षण की वजह से घर्षण उनमें अच्छे से नहीं लग पाता है, न लगने की वजह से वो फिसल जाते हैं। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण को वृद्धि करते क्या करते हैं। आप देखते हैं कि जैसे आपकी साइकिल की जो स्पीड है तेज है, आपको वो देखते कहीं भीड़ है, आपके साइकिल का जो स्पीड वो भी तेज है, तो आप क्या करते हैं मतलब थोड़ा सा पहले से क्या करते हैं, वहां तक जाने से पहले आप क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा साइकिल में ब्रेक मारते हैं। ब्रेक मारते क्या होता है, आपकी साइकिल इन पोजीशन पे जाकर रुक जाती है। क्या होती है, रुक जाती है। उसमें क्या होता है कि जो साइकिल की ब्रेक प्रणाली होती है उनमें ब्रेक पैडों पर उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं कि अधिक घर्षण के कारण जाकर लगे और हमारा जो साइकिल है रुक जाए। जब आप कोई साइकिल चलाता है, जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पर पहिए को स्पर्श नहीं करते। क्या करते हैं, तो आप साइकिल चलाते हैं तो उसके जो ब्रेक पैड होता है पहियों को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं। क्या कहते हैं, रिम की गति को रोक देते हैं। आप क्या करते हैं, जब साइकिल चलाते हैं तो क्या करते हैं, उसके ब्रेक पैड पहियों को स्पर्श नहीं करते, छूते तक भी नहीं है। परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो जो पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते और पहिए की गति करना बंद कर देते। जो पहिया है आपका साइकिल का, कोई गति करना बंद करता। आपने यह भी देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते क्या करते हैं, कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से पकड़ सकें। आप क्या करते हैं कि कभी आपने देखा होगा कि जो कबड्डी होता होगा, आपने भी खेला होगा बचपन में, कि आपने देखते होंगे कि जो कबड्डी खेलते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथों पे मिट्टी लगा लेते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी को अच्छे से रगड़ लेते हैं ताकि जो हमारा प्रतिद्वंदी है उनको अच्छी तरह से हमारे जब एरिया में आए। जब तो दो ग्रुप में कबड्डी होता है तो पहला ग्रुप पड़ जाएगा प्रतिद्वंदी, अब दूसरे ग्रुप में आए तो उसको अच्छी से हम पकड़ सके, उसको हरा सके। ठीक है, व्यायामी में जिम्नेस्ट अपने हाथों को रुक्ष पदार्थ लगाते, कहते हैं रुक्ष पदार्थ लगाते ताकि वो घर्षण वृद्धि करके अच्छी तरह से पकड़ बना से। अब जिम्नास्टिक जो जिम्नास्टिक होते हैं, व्यायामी होते हैं, वो कहते हैं अपने हाथों पे क्या करते हैं, रुक्ष पदार्थ खुदरा पदार्थ लगाते हैं जिससे ताकि घर्षण में वृद्धि कर सके और अच्छी से पकड़ बना सके। यदि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होते, क्या होता है, अवांछनीय होता, अतः हम उस काम को करना चाहेंगे। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते? आपने देखा होगा कि जो कैरम बोर्ड पर क्या होता है, आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? आप यह नोट किया होगा बच्चों, आपने ये कभी नोट किया होगा कि जब हम दरवाजे के कब्जों पर तेल की कुछ बूंद डाल देते हैं तो दरवाजा सहज ही घूमने लगता है। अपने कभी कैरम खेलते होंगे तो देखते हैं कि हम कैरम पे क्या करते हैं, कैरम बोर्ड पर कभी पाउडर डालते हैं कि जो हमारी जो गोटियां होती है उसको अच्छी से हम खिसका सकें। आपने ये भी कभी नोट किया होगा कि जब हम दरवाजे के जो हमारे कब्जे होते हैं, दरवाजे के जो कब्जे होते हैं, कभी अब बरसात के मौसम में क्या होता है कि जो हमारी दरवाजे होती है ना वो थोड़ा सा टाइट हो जाती है। टाइट होने की वजह से क्या होता है, दरवाजे खुलती नहीं है, बंद भी नहीं होती हैं। हम क्या करते हैं, उस पर थोड़ा तेल की कुछ बूंदे डाल देते हैं तो दरवाजा सहज ही क्या तो घूम जाता है, खुल जाता है। ठीक है, इस साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक इन मशीनों को गतिशील भागों के बीच ग्रीज लगाते क्या कहते हैं। जो साइकिल तथा मशीन है, मोटर होते हैं के मैकेनिक क्या करते हैं, मिस्त्री क्या करते हैं, इन मशीनों के बीच के भागों में ग्रीज लगा देते हैं ताकि वो जो हमारी साइकिल होते हैं अच्छे से चल सके।
उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता से वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। घर्षण को कम करते जब तेल, ग्रीज अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जा भागों के बीच लगाते हैं तो वो उनकी एक पतली परत बना देती है। जो हम तेल, ग्रीज का जो उपयोग करते हैं मशीन के पुर्जों में, तो क्या तो उनके बीच जाता है, वहाँ इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। तो गतिशील पृष्ठ होता है, सीधे एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते हैं। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन तथा अंतःपाषण काफी सीमा तक दूर हो जाता है। क्या होता है कि इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन तथा अंतःपाषण काफी सीमा तक दूर हो जाता है। तो गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते। क्या कहते हैं? घर्षण जो कम करते कौन से स्नेहक पदार्थ? तेल है, ग्रीस है, क्या स्नेहक पदार्थ है, पाउडर भी स्नेहक पदार्थ है। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को हम स्नेहक कहते। क्या कहते हैं? स्नेहक कहते हैं। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। आपको पता है बहुत सी मशीनें होती हैं कि हम स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करें, सलाह नहीं दी जाती। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। भारी जो कारखाने होते हैं उनमें क्या होता होगा कि जो उनमें घर्षण को कम करने के लिए वहाँ पे क्या करता है, गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है, जिससे घर्षण कम लगे। जैसे स्नेहक का प्रभाव देखिए, फिगर में दिखाया गया स्नेहक का प्रभाव। ये सतह है, ये चिकनाई ये सतह दो है, ठीक है। इनके बीच में क्या लगा? ये चिकनाई वाला, ठीक है। अब मुझे सोचता है क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थ का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य भी कर सकते हैं। और मुझे सोचता है कि जो हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थ का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं। तो पहली घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता। घर्षण पहली जवाब देती है बुझो को कि जो घर्षण होता है कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं होता है। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता है। कोई भी पृष्ठ जो होता है पूर्णतः क्या चिकना नहीं होते हैं। कुछ अनियमितताएं अवश्य होती है, कुछ क्या होता है उसमें त्रुटियां अवश्य ही होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है 9.5 में पहिए घर्षण कम कर देते उनके बारे में देखते कैसे करते हैं। अपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों को रोलर जड़े देखे होंगे अपने। जैसे आज के जो अटैची हैं जो उसमें क्या होता है रोलर लगा होता है, रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। क्या होता है जो रोलर के माध्यम होता है, बॉक्स में लगे रहते हैं, अटैची में लगे होते हैं, क्या होता है कोई भी छोटा बच्चा भी उस अटैची को अच्छे से आसानी से खींचकर लेकर जा सकता है। ऐसा क्यों होता है ये उसको पता लगाते हैं। देखिए इसमें क्या करा, इसमें ये जो बॉक्स है अटैची है उसमें क्या होता है रोलर लगा है, जिसकी वजह से छोटा बच्चा भी क्या इस बॉक्स को आसानी से क्या खींच सकता है। क्रियाकलाप एक बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिल लेना है, कुछ पेंसिल लेना है वो बेलनाकार आकृति होगी। उन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखना। क्या करना है, 1 2 3 पेंसिल इसके समांतर रखना, ठीक है। इनके ऊपर एक मोटी पुस्तक रखना है। अब ये हमारी पुस्तक, इसको हम रख देंगे, ठीक है। एक मोटी पुस्तक रखिए। अब पुस्तक को धकेल लेना है। क्या करना है, पुस्तक को आप पाएंगे कि पुस्तक गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। पुस्तक को गतिशील होने पर क्या पेंसिल भी लुढ़कती है। पेंसिल की इस प्रकार की गति लोटनी गति करे। पेंसिल की इस प्रकार की गति को लोटनी गति करे। अभी तक लोटनी गति कहते हैं, ठीक है। लोटनी गति क्या आप यह अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील करने के घर्षण कम हो गया है। हम बहुत पहले देखे थे, क्रियाकलाप में देखे थे कि जो पुस्तक को घर्षाते थे तो उसमें अधिक घर्षण लगता था। हाँ, लेकिन जब हम पेंसिल पर रख कर उसको खिसका रहे हैं तो क्या उसमें घर्षण कम हो गया है। क्या आपने
भारी सामानों को उनके बीच लकड़ियों को इकट्ठे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते देखा है। आप देखते हैं कि बहुत से मतलब पिक्चर में भी कहीं देखे होंगे, सामने भी कहीं देखा होगा कि जो बहुत भारी-भारी जो वस्तु होती है, तो उनको क्या होता है, लकड़ियों को जो दो लकड़ियों के ऊपर रखकर कोई भारी सामान को अच्छे से एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम मेहनत में उसको आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे ये जो बुक है, हम उसको क्या करें, लकड़ी, मान लीजिए जो पेंसिल वो लकड़ी है, और जो पुस्तक है वो हमारा कोई भारी सामान है, उसको हम एक यहाँ से यहाँ पे और उसको यहाँ तक लाने के लिए हम उसको आराम से धीरे-धीरे खिसका कर लकड़ी के के माध्यम से क्या होता है, उसको आसानी से हम खिसका कर ले जा सकते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उस गति के प्रतिरोध को लोटनी घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, उस गति के प्रतिरोध को हम लोटनी घर्षण कहते हैं। अभी तक हमने कितने घर्षण, स्थैतिक घर्षण, सर्पिल घर्षण और लोटनी घर्षण के बारे में आपने देखे। घर्षण बल क्या होता है, घर्षण क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल के प्रकार कितने, स्पर्शिक, स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण, घर्षण, लोटनी घर्षण, स्पर्शिक घर्षण के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनी घर्षण कहते हैं। लोटनी घर्षण कम कर देता है। लोटनी घर्षण क्या करता है, लोटनी घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकाने की तुलना में लोटन कराना सबसे आसान होता है। आपको पता है किसी वस्तु को दूसरे वस्तु को सरकाने की तुलना में अगर हम उसको लोटन कराना सबसे आसान होता है। यही कारण है कि रोलर झड़ा सामान खींचना असुविधाजनक होता है। यही कारण है कि जो ये रोलर लगा है इस बॉक्स में, इसको खींचने के बाद आसान होता है, ठीक है, आसानी से खींचा जाता है, सुविधाजनक होता है। क्या अब आप ये समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोज में से क्यों गिना जाता है, महानतम खोज में क्यों गिना जाता है। मानव जाति की पहिए के आविष्कार को मानव जाति के महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है, क्योंकि लोटनी घर्षण सर्पिल घर्षण से कम होता है। क्योंकि जो लोटनी घर्षण का सर्पिल घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन के प्रस्थापित किया जा सकता है। बॉल बेयरिंग को लोटन का उपयोग द्वारा लोटन में प्रस्थापित का क्रिया किया जा सकता है। छत के पंखों को तथा साइकिलों की धुरी नाभि के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग इसके समान उदाहरण है। आपने देखा होगा कि जो छत के पंखे होते हैं, जो साइकिलों की धुरी होती है, तो क्या होती है, इनके बीच के बॉल बेयरिंग का उपयोग करके हम समान उदाहरण निकाल सकते हैं। देखिए ये बॉल बेयरिंग है, इनमें क्या है, छोटे छोटे छड़ लगे होते हैं, छोटे छोटे छड़ लगते हैं जिससे घर्षण कम लगता है। अब हमारा अगला टॉपिक है तरल घर्षण। तरल घर्षण क्या होता है उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है। आपको पता है जो हमारे वायु का अत्यंत हल्की तथा क्या होता है, विरल होती है, कि फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। वायु घर्षण बल लगाती है। आप देखेंगे जो हमारी वायु है, जो हमारे एयर है, वायु है, वो क्या अत्यंत हल्की होती है, विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली जितनी भी वस्तु होते हैं, वायु क्या करता है, उसमें घर्षण बल लगाती है। इस प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। आपको पता है इसी प्रकार जल तथा द्रव, जैसे जो जहाज होती है हमारी, जो एरोप्लेन होती है, वो तो ऊपर चलती है आकाश में, जो जमीन में जो समुद्र में चलने वाली जहाज होती है, उनकी भी क्या होता है, गति को वाली को वस्तु पर घर्षण लगाती है। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों का एक नाम है तरल दिया गया। आपको पता है विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम है तरल दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि तरल इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते। तरल इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हम कर्षण का भी कहते हैं। आपको पता है कि तरल द्वारा लगाए गए घर्षण को हम घर्षण को हम कर्षण कहते हैं, कर्षण कहते हैं।
किसी किसी परत पर लगने वाले घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। आपको पता है जो किसी तरल पर लगने वाले घर्षण बल उसी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। ठीक है, घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। स्पष्ट कीजिए कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी तरल में गति करती है तो उन्हें उस पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है। क्या होता है? जो उनकी ऊर्जा होती है उसका नुकसान होता है, क्षय होता है। अतः घर्षण कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। क्या होते हैं? उस घर्षण कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं कि अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृति की जाती है, विशिष्ट आकृति दी जाती है जिससे घर्षण कम लगे। वस्तुओं को की जो विशिष्ट आकृति दी जाती है जिससे घर्षण कम लगे। आपके विचार से वैज्ञानिकों ने इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त किए होंगे? कहाँ से संकेत प्राप्त किए? संकेत प्रकृति से मिलते हैं। जो वास्तव में इन्हें ये संकेत प्रकृति से मिले थे। पक्षी तथा मछलियाँ तरल में गति करती है। आपको पता है जो पक्षी होती हैं वो हमारे आकाश में गति करती है। और जो मछलियाँ होती है समुद्र चाहे जल नदी में क्या करती गति करती है। इनके शरीर का जो विकास इस प्रकार होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। क्या हो? जो उनका शरीर का विकास है इस प्रकार हुआ होगा कि जो तरल में जो मतलब आकाश में जो समुद्र में चाहे जल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी जो ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। वायुयान की आकृति आपने देखा होगा। जो हमारी वायुयान है मतलब जो एरोप्लेन है की आकृति सुविधा सावधानी पूर्वक देखिए कि क्या आप उसी आकृति की तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? जो आपकी एरोप्लेन है और जो आपकी पक्षी है दोनों की आकृति क्या समान होती है, समानता होती है। वास्तव में सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार के बनाए जाते हैं। जो हमारी एरोप्लेन है उनको क्या करता है, जो एरोप्लेन पक्षी की आकृति के समान ही बनाए जाते हैं। तरल घर्षण कम हो जाए। देखिए जो हमारी एरोप्लेन है, एरोप्लेन कैसा है? पक्षी की तरह बनाया गया है जिससे घर्षण कम लगे। आकाश में उड़ते समय जो हमारा आकाश वायु भी क्या अत्यंत हल्की होते हुए तो वो वायु घर्षण बल लगाते हैं। वायु घर्षण बल जिससे वस्तु जो एरोप्लेन है उड़ते समय घर्षण कम लगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।